माध्यम से उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं कार्यक्रम की औपचारिकता पूरी करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है बेटा, हमारे होस्ट दोनों आ गए ना, जो वक्ता। यस सर, दोनों आ गए हमारे होस्ट, मोहित कुमार और मोहित शर्मा जी हैं और ऋषि आनंद है। पहले कौन बोलेंगे? मोहित शर्मा जी। यस ठीक सर। है, ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैं डॉक्टर राकेश मीना, हिंदी विभाग श्यामलाल कॉलेज की तरफ से, IQAC की तरफ से और हमारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से आप दोनों महानुभावों का, दोनों वक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना काल की संस्कृति के अंतर्गत हम लोग आमने सामने आकर के मुखातिब नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में शब्द गुच्छ के माध्यम से ही सही, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारे बच्चों का जो इंटरेस्ट था, जो रुचि का क्षेत्र था, उसको ध्यान में रखते हुए और अपना बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आपने आने का कष्ट किया। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीएससी को लेकर के बच्चों में जो क्रेज जिस तरीके का है, क्योंकि हम जानते हैं पढ़ने को तो हर कोई बच्चा पढ़ता है, स्टडी करता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके का जो मोटिवेशन, जो प्रॉपर गाइडेंस जो किसी बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा सबके पास में होती है, लेकिन उस ऊर्जा का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए यह कोई नहीं जानता। क्योंकि जो, हालांकि मैंने भी 2005-6 में लगातार यूपीएससी का 8 तक का मेंस लिखा है, स्टेट पीसीएस में भी मेरा क्वालिफाई राजस्थान में हुआ था, बट मैं अलाइड सर्विस में सेलेक्ट हुआ था, मैं गया नहीं, क्योंकि यहीं पे अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में परमानेंट हो गया था अलाइड में होने के बावजूद। बट आज का करंट जो सिचुएशन है, करंट एरा की जो कहानी है कि यूपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चंस का हो, चाहे मोटिवेशन का हो, चाहे बच्चों को प्रॉपर तरीके से क्या स्टडी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैटर सूचनाओं का आजकल संजाल है, सूचनाओं के एक प्रकार का व्यापक भंडार है। अब बच्चों को यही चीजें मेनली देखनी होंगी कि क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बच्चों का और जो हमारे होस्ट हैं आज के, जो मोहित शर्मा और ऋषि आनंद, जैसा कि हम जानते हैं ऋषि आनंद जी जो हैं 2019 के बैच के 145 उनका रैंक रहा था, और मोहित शर्मा आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं। तो मैं बच्चों का और दोनों वक्ताओं का ज्यादा समय नहीं लूंगा ऐसे में, क्योंकि समय का ज्यादा अभाव है और 1 घंटे 1.25 घंटे के अंतराल में हमको अपने कार्यक्रम को खत्म करना है। तो मैं ऋषि आनंद में या मोहित शर्मा जो भी पहले अपना वक्तव्य जारी करें, बच्चों को अ, अपनी बात बताएं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा वो आए और अपने विचार रखें। धन्यवाद। अब है। यस सर। हाँ बेटा, आगे कंटिन्यू कीजिए। सभी लोगों से अनुरोध है, अपनी जो भी प्रश्न है वो चैट बॉक्स में लिखते रहें। जब हमारे दोनों वक्ता अपनी बात पूरी कर चुके होंगे, उसके बाद हम आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और सभी शांति बनाए रखें और इनकी वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुने, इससे आपका ही फायदा है। धन्यवाद। मोहित शर्मा जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, आप आए और बच्चों के सामने मुखातिब होइएगा। धन्यवाद राकेश जी 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 इस वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए। और मैं यहाँ पे ऋषि आनंद जी का भी स्वागत करना चाहता हूँ कि उसने अपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए। और सबसे पहली बात कि मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऋषि आनंद जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी रैंक लाई, है ना। और जहाँ तक हमारे श्रोता हैं, उन श्रोताओं को बहुत सारी बातें पता होंगी, बट हो सकता है कि एक बात नहीं पता कि ऋषि आनंद जी बहुत टाइम से एग्जाम दे रहे थे और उनका कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, बट वो कभी हार नहीं मानी, वो डटे रहे और हमेशा कोशिश करते रहे, अपनी गलतियों से सीखते रहे और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि आज वो हमारे सामने बैठे हैं, इतनी बढ़िया रैंक लेके 145 रैंक उनकी 2019 में आई है। तो इससे उनको बहुत ही आई थिंक आईएएस भी मिल सकता है। और मैं फर्स्ट ऋषि आनंद जी से ये पूछना चाहूंगा कि ऋषि आनंद जी, आप ये बताइए कि हमारे श्रोताओं को कि ये मोटिवेशन कैसे आई आपको कि आपको आईएएस ही बनना है, क्योंकि जो कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम आईएएस करना तो चाहते हैं, बट क्यों करना चाहते हैं हमको पता नहीं है। Yeah, thank you very much, sir, for such an introduction, and thank you very much to all, and very good evening to all my dear friends. Sir, जहाँ तक मोटिवेशन की बात है,
तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि I completed my graduation in 2011. Then I worked for Electronics Corporation of India Limited for 3 years. And then in 2015, I resigned and started preparing for the examination. So there was a gap of almost 4 years. It is one of the prominent reasons for this was when I was in college, I did not have proper guidance to go for the examination. So what I think at present sir कि जो भी students यहाँ पे हैं इस webinar को attend कर रहे हैं, they have got this opportunity कि उनको civil services examination के बारे में जानकारी मिले और वो अपने प्रिपरेशन को यहाँ से और अच्छी तरह से मजबूत करके आगे ले जा सकें. Then sir, regarding inspiration, तो when I was working in ECIL, वहाँ पर I got the inspiration. My project was, I was involved in the project with two main agencies. One of them was Delhi Police, because I was working in one of the projects of Ministry of Home Affairs. तो जिसमें मुझे दिल्ली पुलिस के साथ काम करना पड़ता था. Then sir, ECIL also used to prepare EVM for elections. तो सर जब भी इलेक्शंस आते थे, I have, for example, in लोक सभा elections 2014, तो एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट ऑफ ईवीएम हम लोगों को भेजा जाता था किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में. तो उस दौरान भी मुझे वहाँ के जो एसडीएम थे, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं, दे आर मेनली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, तो उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला. तो सर ये जो प्रोसेस था मेरा 2 से 3 साल का ECIL में, तो वहाँ मुझे लगा कि जो सिविल सर्विसेज का डोमेन है वो काफ़ी बड़ा है, बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज जिसमें वो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्वेंट्स आर एसोसिएटेड इन द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन रेवेन्यू, कस्टम्स, पोस्टल डिपार्टमेंट्स, रेलवेज. और यहाँ पे डाइवर्सिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं और चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं. तो सर ये जो चीज़ें थी इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ और then I thought कि नहीं, I should appear for the examination. चूँकि ECIL में the work was quite critical, it was demanding time from me, तो मैं ज़्यादा मैनेज कर नहीं पा रहा था, जो मैं एक बैलेंस बना नहीं पा रहा था because of the demand of the work. So that's why I had to resign and then I started preparing for the examination. So this was my inspiration for the civil services examination, sir. वंडरफुल स्टोरी ऋषि. आई थिंक कि हमारे जो सुनने वाले हैं यहाँ पे उनको भी मोटिवेशन मिला होगा इस स्टोरी से. और सबसे बड़ी बात, आप कोई भी अगर कठिन काम करना चाह रहे हैं, अगर कोई भी डिफिकल्ट काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो काम क्यों कर रहे हैं. Yes, sir. तो जैसा कि ऋषि ने बताया कि जो IAS है या IPS है, उनके जो काम करने का दायरा होता है ये इतना बड़ा होता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं. आप चाहें तो देश की तरक्की में एक योगदान दे सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो ऋषि, जहाँ तक मोटिवेशन का सवाल है तो यहाँ तक तो हम क्लियर हो गए. लेकिन जब स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करें. क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि UPSC का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, तो व्हाट टू स्टडी एंड वेयर टू स्टार्ट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है किसी भी कॉलेज स्टूडेंट के लिए. सर सबसे पहले तो जो भी कैंडिडेट्स हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप एक चीज़ दिमाग में हमेशा ये मान के चले कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज़ वेरी मच डूएबल. हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और ये चीज़ हमें माइंड में हर एक पल सोचते रहना है जब तक कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई ना कर जाएं. तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटलुक अपने अंदर हमेशा बना के रखें. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो ऑब्वियसली जो टाइम की डिमांड होती है इनको कवर करने की वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स. तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि खासकर जो स्टूडेंट्स हैं कि हम जो भी काम करें हम उस काम में अपनी दिलचस्पी को जरूर बनाए रखें. मीन्स वी शुड ऑलवेज लव व्हाट वी डू, वी शुड एंजॉय द प्रोसेस, वी शुड एंजॉय द जर्नी. तभी हमें चीज़ें जो हैं वो बर्डन नहीं लगेंगी. एंड विथ रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसा मैंने पहले कहा कि आई गॉट द इंस्पिरेशन, आई गॉट द मोटिवेशन
That's why I kept my process going on till it was my 5th attempt. So there was a clear cut picture in my mind कि मुझे सिविल सर्विसेज क्यों करना है. तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, मैं उनको दूसरी चीज तो ये कहना चाहूँगा, अपने आप से आप पूछिए इस सवाल को कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्यों करना चाहते हैं. जैसा मैंने कहा कि मुझे पब्लिक सर्विसेज में इंटरेस्ट था, किन्हीं को पावर में इंटरेस्ट रहता है, एंड देयर आर सो मैनी अदर रीजंस, बट यू हैव टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर रीजन. क्योंकि जब आप उस रीजन को समझ लेते हैं, आप उसको ढूंढ लेते हैं, देन यू फाइंड द वर्क इंटरेस्टिंग. आप इस प्रोसेस को बहुत ही दिलचस्प लगता है आपको ये प्रोसेस, आप इस प्रोसेस को इंजॉय करते हैं, अपनी जर्नी को इंजॉय करते हैं, और फिर चीज़ें अपने आप डुएबल लगती हैं और होते जाती हैं. मैं यहाँ पे एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा. जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में ही हम कहें तो ही हैज़ बिकम ए ग्रेट बैट्समैन. तो द पॉइंट इज कि जब वो उन्होंने खेलना स्टार्ट किया था तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं इतने सेंचुरीज लगा डालूंगा. उनका बस एक ही प्रयास रहता था कि मैं आज के दिन अच्छा खेलूं, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लेइंग गुड क्रिकेट. तो वो खेलते गए साल दर साल, और अल्टीमेटली रिजल्ट है कि उनके स्टैट्स, तो ही हैज बिकम द गॉड ऑफ क्रिकेट विद सो मच ऑफ गुड स्टैटिस्टिक्स. सो द पॉइंट इज कि आप जो भी कीजिए उसको इंजॉय करते हुए कीजिए. आपके सामने जो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, और एक क्लियर कट रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को परस्यू करने के लिए. देन देर आर सेवरल मिथ्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन. कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, इट इज ए वेरी टफ एग्जामिनेशन. वन नीड्स टू बी एकेडमिकली वेरी ब्रिलियंट, वेरी साउंड. एंड द सेकेंड थिंग इज वन नीड्स टू प्रिपेयर फॉर 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने हैं इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए. तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये सब मिथ्स हैं, इनमें विश्वास ना करें. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इन 2019 बैच इटसेल्फ आई पर्सनली नो ए पर्सन जो कि क्लास मतलब अपने स्कूल क्लास में ही हैज फेल्ड वंस, बट स्टिल ही हैज मेड इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. ठीक है. तो ये नहीं सोचना है कि हम एकेडमिकली ब्रिलियंट होना इस एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है. क्या जरूरी है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है. आप जो कल थे उससे अपने आप को आज बेहतर बनाना है. सो योर कंपटीशन इज विथ यू. हमेशा इस चीज को दिमाग में रखें कि आपका कंपटीशन आपके साथ है, और आपको अपने आप को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करना है. तो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर हमेशा मोबिलाइज होते रहेगी, और आप चीज़ों को हमेशा करते रहेंगे. तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें. देन रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन, जैसा मैं बता रहा था कि इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. तो जो जनरल अप्रोच होता है प्री और मेंस के लिए, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है. तो हम उसी अप्रोच को जनरली फॉलो करते हैं. एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि mainly I would like to emphasize, highlight the importance of college life, or more mainly the time which is available with you students, you the guys. देखिए, जब मैं कॉलेज में था तो there was no one to guide me. Okay, but now I realize college is the best place to start the preparation for the civil services examination. अब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो there must be some substantial reasons behind it. तो देखिए, जब भी हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होता है. टाइम की कमी तो होती नहीं है. नाउ अब ये जो टाइम होता है, तो देयर इज ए पर्टिकुलर कोट व्हिच सेज द बैड थिंग इज टाइम फ्लाइज, बट द बेस्ट थिंग इज यू आर द पायलट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि समय जो है वो तो बीतेगा ही, दैट विल पास, बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज how the time will be managed. It is all up to you. Whatever the time that is available with you, you have to use it judiciously. So आप लोग कॉलेज में हैं, कॉलेज में आप अपना सिविल सर्विसेज को लेकर एक प्लान बनाएं अपने हिसाब से, बिकॉज प्लान विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. ठीक है. तो प्लान जो है वो 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, पर ज़्यादा लेंदी ना करें. ठीक है. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे, फाइनल ईयर में होंगे,
तो दे कैन मेक देयर प्लान्स अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप प्लानिंग करें, फिर उसके बाद आप जो यूपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस के थ्रू जाएं। आप जब उस सिलेबस को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं। तो मेनली जो सिविल सर्विसेज प्री का नोटिफिकेशन आता है, उस नोटिफिकेशन में हमें चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड वे में चीज़ें दी हुई रहती हैं। आप उसको देखें, उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक प्लान बनाएं। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो कॉलेज का करिकुलम है उसको इंटीग्रेट करें विद द करिकुलम ऑफ सिविल सर्विसेज। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि आपके पास बहुत सारे बुक्स होते हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। तो आपके पास सेमेस्टर्स होते हैं, तो आप यू कैन कंसिडर सम ऑफ दिस बुक्स, सम ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, लाइक आप हिस्ट्री की एक किताब उठा लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, आप पॉलिटी की एक किताब उठा लीजिए, एंड ट्रीट देम एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ योर सेमेस्टर्स, ओके, एंड ट्राई टू कंप्लीट दोज बुक्स इन योर सेमेस्टर। तो इस तरह से आप जो रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज की उसको आप सेमेस्टर वाइज कंप्लीट भी करते रहेंगे। देन यू हैव समर वैकेशंस एंड विंटर वैकेशन। तो आप इन वैकेशंस में भी जो सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ें, उनके क्वेश्चंस को डील करें अच्छी तरह से। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में होते हैं, देयर इज ऑप्शनल पेपर in civil services. We have an optional paper which is very much scoring in nature. तो आप जब सिलेबस के थ्रू जाएंगे तो यूपीएससी मेंशंस द नेम ऑफ दो सब्जेक्ट्स जिसको आप ऑप्शनल सब पेपर अपना बना सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर टू चॉइसेस कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है हो सकता है कि दैट इज अमॉन्ग दोज ऑप्शनल पेपर, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप जो आपका ग्रेजुएशन का पेपर है, जो सब्जेक्ट है, आप उसको ही अपना ऑप्शनल बनाएं। आप किसी दूसरे विषय को भी अपना ऑप्शनल पेपर बना सकते हैं। तो द पॉइंट इज, आप ऑप्शनल को अगर कॉलेज में कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ी सी इन डेप्थ स्टडी की जरूरत पड़ती है। इट विल टेक ऑलमोस्ट 4 to 5 months। अगर आप सेपरेटली ऑप्शन की तैयारी करते हैं तो आपको 4 से 5 महीने समय लग जाता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप इस 4 से 5 महीने का जो ऑप्शनल है, अगर आप अपने 3 साल का जो भी कोर्स है, कॉलेज का कोर्स, उस दौरान कंप्लीट करते हैं, तो आप ये जो 4 से 5 महीने का टाइम है आप इसको सेव करते हैं, एंड इट विल टेक यू मच क्लोजर टू द एग्जामिनेशन। तो आप थोड़ा सा अपने ऑप्शनल पेपर पे भी ध्यान दीजिए कि किस ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करना है। नाउ हियर, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा जो अराइज होता है कि हमें किस तरह के ऑप्शनल को सेलेक्ट करना है। द पॉइंट इज दिस, सी देयर आर टू फैक्टर्स। द फर्स्ट इज कि आपका इंटरेस्ट किस ऑप्शनल में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वी लाइक दैट सब्जेक्ट, तो हम उसे ऑप्शनल पेपर अपना बना सकते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट हमें ये देखना चाहिए कि जिस ऑप्शनल को हम चूज कर रहे हैं, क्या उस ऑप्शनल से संबंधित प्रॉपर रिसोर्सेज, प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। लाइक टेस्ट सीरीज, आर टेस्ट सीरीज ऑन these optionals available in the market, because this is a competitive examination। तो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही अपना एक असेसमेंट करने का मौका मिलता है। तो ये मैं बता रहा हूँ जनरली आपको, मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आप कैसे कॉलेज लाइफ में सिविल सर्विसेज के करिकुलम को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने कॉलेज के करिकुलम के साथ। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है पढ़ाई से रिलेटेड, पर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी होता है। अपने हॉबी को जरूर प्रेफर करें, जो भी आपको अच्छा लगता है थोड़ा सा समय उस पर जरूर दें। किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को कुकिंग अच्छा लगता है, थोड़ा सा फ्रेश एयर एंजॉय करें, थोड़ा सा बाहर घूमें, कुछ नॉर्मल डिस्कशंस करें। ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी
थोड़ा सा अपने आप को एट ईज रखें जब भी अपने साथ दोस्तों के साथ बाहर जाएं। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए रिफ्रेशमेंट के लिए भी टाइम निकालें, ये बहुत ज़रूरी होता है। And if possible you can avoid social media because social media creates relative deprivation। क्योंकि होता क्या है कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं कि खासकर अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि somebody is going to abroad, somebody is enjoying in Manhattan or this there। तो एक रिलेटिव डिप्राइवेशन अंदर में क्रिएट होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में इस 4 दीवारी के अंदर बैठ के वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, नेशनल पार्क्स याद कर रहा हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स अंदर में आती है। तो अगर आपको इस तरह की फीलिंग्स से बचना है तो आई विल से कि जब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लें तो यू कैन पुट ऑफ यू कैन मतलब आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रख सकते हैं। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है मेरा, खासकर आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं इस चीज़ को कहना चाहूँगा। तो ये इस चीज़ को दिमाग में रखें जब भी आप तैयारी करने की शुरुआत करें। और वी विल पिक अप द थिंग्स ग्रेजुअली, थोड़ी चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो यस सर। थैंक यू ऋषि, आपने एक पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टूडेंट्स का, है ना। तो एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल गया है स्टूडेंट्स को कि ऑप्शनल के बारे में कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर मोटिवेशन कैसे हाई रखनी चाहिए, या फिर क्यों आईएएस में आना चाहिए, क्यों इस सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टमेटिक में चलते हैं। और जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं कि भाई कौन सी बुक पढ़ी जाए, पहले हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करें या फिर पहले हम लोग स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें, पहले हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करें कि पॉलिटी स्टार्ट करें, कि पहले हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करें कि मेंस की तैयारी करें। तो ये जो कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स को, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए और कौन सा बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स है जहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को? सर सबसे पहले तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो इसके लिए वी शुड हैव द सिलेबस बोथ फॉर द प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज द मेंस एग्जामिनेशन। उसे हमें चिपका लेना चाहिए अपने टेबल के पास। देन द सेकंड थिंग इज दैट कि हमें अब ये मालूम हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, देन अब कहाँ से पढ़ना है। जैसा आप कह रहे हैं कि सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो सर देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो आई विल से कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक्स एनसीईआरटीज भी हैं। आप ग्रेजुएशन में हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। आप डायरेक्टली 11th और 12th की एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट उसमें ना बने तो देन यू कैन गो फॉर क्लास 6 to 10 एनसीईआरटीज। पर जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी हमें पढ़ना ही है, बिकॉज कुछ बुक्स ऐसे हैं मार्केट्स में कि अगर आप उसको पढ़ लें देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन। सो मतलब सर क्या यहाँ पे बुक्स शुड आई स्टेट द नहीं, स्टैंडर्ड सोर्सेज तो जैसे ऑनलाइन अवेलेबल है बहुत सारे, तो वो तो स्टैंडर्ड सोर्सेज सबको पता ही है कि पॉलिटी के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स है, हिस्ट्री के लिए एक स्टैंडर्ड सोर्स है। मेन प्रॉब्लम आती है कि भाई एनसीईआरटी में कि एनसीईआरटी 12th से स्टार्ट करनी चाहिए, 11th 12th की 6th वाली। और कोई जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। यस सर। तो आप ऐसे कुछ सब्जेक्ट पॉइंट कर दीजिए कि उसमें बिल्कुल यही वाली एनसीईआरटी जो है वो बेस्ट रहेगी पढ़ने के लिए। सर जैसा आपने कहा खासकर ज्योग्राफी में क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज तो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें बहुत सारे टर्म्स मेंशन्ड हैं। कभी कभी कुछ टर्म्स काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन्ड हैं जो कि हो सकता है कि समझ में ना आए। तो आई विल से कि आप जब भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देन जस्ट गूगल देम। ओके, आप गूगल कीजिए, उस पर्टिकुलर टर्म के डेफिनेशन को देखिए और जो भी सबसे सरल भाषा, मतलब जो सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज आपको लगे, आप उसको अपने लैंग्वेज में कॉपी में लिख लें। और अगर हम खासकर ज्योग्राफी की बात करें तो इन ज्योग्राफी वी हैव सो मेनी फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स। तो आई विल से कि आप गूगल करें उनके इमेजेस को और उसको भी एक जगह स्टोर करके रख लें, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके पास कोई पर्टिकुलर टर्म आएगा लाइक लगून्स, लाइक स्टोरीज, लाइक कैनियंस, तो आप इनको स्लाइड वाइज देखते जाएं अपने कंप्यूटर में। एवरीथिंग विल बी रिकॉर्ड। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और जो बेसिक कंटेंट होता है रिटन फॉर्म में वो भी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट आईएएस की बुकलेट बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा आप श्रीराम आईएएस
की एक बुकलेट आती है मार्केट में, उसको पढ़िए। ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, ऑलमोस्ट ये सारे टॉपिक्स को कवर करती हैं। देन अगर बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट में शंकर IAS इज द बेस्ट बुक। तो उसमें भी आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। सी, जब भी आप किसी चीज़ को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं, तो देर आर टू थिंग्स कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब ये कैसे पता चले? तो मेरा ये कहना है आप लोगों को कि आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी में, जो सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं इन द लास्ट 20-25 ईयर्स, उसको अपने पास जरूर रखें और उसको रेगुलरली विजिट करते रहे, एक ग्लास जरूर करें उन सारे क्वेश्चंस को। क्योंकि इससे पता चलता है कि ये जो चैप्टर है, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट, इसमें से यूपीएससी का फोकस किस एरिया में रहता है, यूपीएससी क्या पूछता है। तो इस बस तो आप जब भी किसी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। फिर जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें, नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी होता है। नोट्स बनाएं, बिकॉज नोट्स विल हेल्प यू इन रिविजन। लास्ट टाइम में जब प्री हो या मेंस हो, तो आप लास्ट टाइम में सारी किताबों को नहीं पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने नोट्स बनाए हुआ है आपने, तो आप उनको रिविजिट कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स कि हमें चीज़ें कैसे पढ़नी है बुक्स से। द सेकेंड थिंग इज दैट कि हमने तो पढ़ लिया चीज़, बट द पॉइंट इज हमें ये पता कैसे चले कि वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हाउ कैन वी असेस आवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन। नाउ इसके लिए आई विल से कि ज्वाइन ए टेस्ट सीरीज। ठीक है, पढ़ने के अलावा आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज जब हम ज्वाइन करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई रहती हैं, उन चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं टेस्ट में। फिर बहुत सारी चीज़ें बुक्स में नहीं दी हुई रहती हैं, तो वो टेस्ट सीरीज से हमें कवर होता है। तो टेस्ट सीरीज के जो मॉडल आंसर्स होते हैं उनको भी पढ़ने चाहिए, बिकॉज दीज मॉडल आंसर्स दे एक्ट एज योर नोट्स। ठीक है, तो आप बुक्स को पढ़ें, उसको तो रिवाइज करें ही, साथ में आप जो टेस्ट दे रहे हैं उनके मॉडल आंसर्स को भी रिवाइज करें। एंड द सेम थिंग इज अप्लाइड बोथ फॉर प्री एज वेल एज मेंस। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। So we have to read the books, we have to give the test, we have to analyze the test. These things are very much important. Then the second thing is क्या कि books के अलावा current affairs, क्योंकि बुक्स में जनरली स्टैटिक चीज़ें होती हैं जो कि हम पढ़ते हैं। यूपीएससी का एक मेजर कंपोनेंट होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स प्री में भी पूछे जाएंगे आपसे, मेंस में भी पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सो एट ऑल द 3 स्टेजेस करंट अफेयर्स फॉर्म्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, आई विल से कि एक न्यूज़पेपर को आप जरूर फॉलो करें। सी, यू पीपल आर इन कॉलेज, सो आई विल से कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, तो इट विल रियली मेक वॉट एवर यू आर स्टडिंग इन योर बेसिक बुक्स, तो उन चीज़ों को ये कोरिलेट कर देता है न्यूज़ में जो भी हम पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हम गवर्नर चैप्टर पढ़ा है हमने लक्ष्मीकांत में, तो आजकल आप न्यूज़ में देखेंगे, आई थिंक इट हैज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ और 1-2 महीने हो गए, तो गवर्नर का रोल थोड़ा सा काफ़ी इश्यू न्यूज़ में था। तो यू कैन कोरिलेट कि हमने जो पढ़ा लक्ष्मीकांत में, द सेम थिंग इज कमिंग इन द न्यूज़। सो एंड दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, देयर इज हाई चांस कि वो पूछा जा सकता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। तो मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का रोल और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खासकर जीएस पेपर 2 में और जीएस पेपर 3 में। न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, न्यूज़पेपर का नोट्स अपनी भाषा में बनाएं, अपने वर्ड्स में बनाएं। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखें, न्यूज़पेपर का एक और भी बहुत बड़ा रोल होता है, जैसा मैंने बताया कि इट क्रिएट्स ए बैकग्राउंड। आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड, एक पिक्चर बन जाती है, तो आपको चीज़ों को कोरिलेट करने में काफ़ी आसानी होती है। मैं जनरली न्यूज़पेपर ऑनलाइन पढ़ा करता था और उसके बाद MS वर्ड में उसके नोट्स बना लिया करता था। Then you should go for monthly current affairs. Monthly current affairs, before that I will say कि आपको monthly magazines पढ़ने चाहिए। For example, योजना, कुरुक्षेत्र,
इनको पढ़िए। देन रेफर द वेबसाइट्स ऑफ PRS, PIB, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जो कि आपको PIB में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड होते हैं। आप उनको पढ़िएगा तो उसमें आपको हर एक चीज़ लाइन बाय लाइन इन डिफरेंट पैराग्राफ्स मिल जाएगा। फिर गवर्नमेंट जो भी बिल पास करती है पार्लियामेंट, व्हेन इट बिकम्स एन एक्ट, तो PRS की जो वेबसाइट है आपको उसमें PRS की बिल समरी मिलेगी। तो इट इज़ ऑलमोस्ट ए 1 पेज समरी। तो आपको उस पर्टिकुलर बिल के बारे में जानकारी बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। पर कभी कभी क्या होता है कि वी आर नॉट एबल टू कवर ऑल द थिंग्स, कुछ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अब इन वॉइड्स को फिल करने के लिए हम लोग मंथली करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं। तो मंथली करंट अफेयर्स हम जब पढ़ते हैं तो जो भी चीज़ें मिस हो जाती हैं तो ये मंथली करंट अफेयर्स उनको फुलफिल कर देता है। तो अभी तक हमने आपसे जो भी हमारी बातचीत हुई, मैंने अपनी ओर से बताना चाहा, आपको एक ओवरव्यू एग्जामिनेशन का दिया कि एग्जामिनेशन के पैटर्न, एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न है। देन आई विल से कि कहाँ से पढ़ना है, सिलेबस को रेफर कीजिए। देन सोर्सेज मैंने बताया कि देयर आर स्टैंडर्ड बुक्स, आपको वेबसाइट्स पे आराम से मिल जाएंगी इन किताबों के लिस्ट। देन फिर मैंने बताया कि क्या अप्रोच रहना चाहिए पढ़ने के साथ। फिर मैंने बताया आपको कि आप टेस्ट दीजिए। एंड फाइनली आई सेड कि आप उसके बाद जो बच जाता है आई थिंक ऑप्शनल पेपर, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस आप लोगों से कर ही दिया। सो दिस इज ए वेरी comprehensive description of the things which is required for clearing the UPSC examination. But I will think we will just take up the things as we proceed further. बिल्कुल ऋषि, बिल्कुल। वो स्टूडेंट्स तो अपने क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं लगातार, और जिसको क्वेश्चन, अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का, तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग वो क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ऋषि, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट इसमें आता है कि जब नोट्स बनाएं तो क्या पहली बार जब बुक पढ़ रहे हैं तभी नोट्स बना लें, या फिर उसको एक बार पढ़ लें फिर दोबारा जब रिवाइज करें तब नोट्स बनाए जाएं, और नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सॉफ्ट कॉपी या जैसे ऑनलाइन नोट्स बनाएं या फिर पेपर पे बनाएं, और नोट्स कितना क्रिस्प होना चाहिए। मतलब आप अगर 500 पन्नों की बुक का 500 पन्नों का ही नोट्स बना देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कितना क्रिस्प होना चाहिए नोट्स? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि देखिए, आप जब भी किसी चैप्टर को पहली बार पढ़ते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे इस चैप्टर का नोट्स बनाना है। क्योंकि फर्स्ट रीडिंग आप किसी चैप्टर कर रहे हैं तो आपको हो सकता है कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे, तो अगर आप उसका नोट्स बनाने बैठेंगे तो आप सारी चीज़ें लिख देंगे। तो ऐसा ना करें। आप फर्स्ट रीडिंग बहुत ही स्पीडली आप कर सकते हैं, फर्स्ट रीडिंग बहुत ही जल्दी करें। देन आई विल से कि सेकेंड और थर्ड रीडिंग में आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाते वक्त जैसा मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हमेशा देखें, क्योंकि उससे पता चलता है कि इस बुक से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है। और अब वो जो नोट्स में हम पुट अप करें, चीज़ों को पुट करेंगे, तो हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से करें कि यूपीएससी क्या पूछता है। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट, एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, अगर आप पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का चैप्टर में आपको रेम्यूनरेशंस दिए हुए हैं कि भाई इतने रुपीस रेम्यूनरेशन है प्रेसिडेंट की, इतनी सैलरी है, इतनी ये है, विच यूपीएससी डज नॉट आस्क। तो अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, तो आपको लगेगा कि यार ये डेटा तो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज गिवन इन द बुक, तो आप लिख लेंगे उसको, और हो सकता है कि आप उसको बार बार याद भी करें जिसकी जरूरत नहीं है। तो नोट्स बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आपके दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि यूपीएससी की क्या रिक्वायरमेंट है। और नोट्स के लिए आप हैंड रिटन नोट्स या सॉफ्ट नोट्स दोनों बना सकते हैं, आपको जिसमें कन्वीनियंस हो। मैं जनरली हैंड रिटन नोट्स ही बनाता था बेसिक सब्जेक्ट्स के। मैं सिर्फ पेपर के नोट्स, न्यूज़पेपर के नोट्स ऑनलाइन बनाता था, अदरवाइज मैं सारी चीज़ों के नोट्स अपने हाथ से ही बनाता था। और कभी कभी क्या है, जैसे पॉलिटी की जो बुक है या फिर जो हिस्ट्री की बुक है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ों को हमेशा नोट डाउन करें, आप हाईलाइट कर सकते हैं। खासकर लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव बुक है, तो उसका नोट्स बनाना थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं और पेन से लाइक 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि हाँ, इस चैप्टर में ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी स्टडी जो बता रहा हूँ, मैं यही करता था, खासकर पॉलिटी में। हिस्ट्री में भी मैं जनरली हाईलाइट ही करता था, पर जहाँ पर मुझे कॉम्पैरेटिव चीज़ें करनी होती थी, फॉर एग्जाम्पल देर इज 1909 एक्ट, देन देर इज 1919 एक्ट,
तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टर्म्स जो हैं वो एक जैसे लगते हैं, तो मैं उनको लिख लेता था कि एक तरफ मैंने 1909 का एक्ट लिख लिया, 1919 का एक्ट लिख लिया, और उसके जो प्रोविजंस हैं मैं उनको साइड बाय साइड लिख देता था। तो मैं कॉम्पेरेटिव एनालिसिस करता था, तो उससे चीज़ें जो हैं वो पता रहती थी कि हाँ इस टर्म का यूज़ इस पर्टिकुलर एक्ट में किया गया था और इस टर्म का यूज़ इस पर्टिकुलर एक्ट में किया गया। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है आपको नोट्स बनाने में। बाकी मैंने ये जैसा कहा कि नोट्स बनाना, ऑनलाइन बनाना है चाहे हैंड रिटन बनाना है, ये आपका प्रेफरेंस रहेगा। और जैसा सर ने कहा कि नोट्स क्रिस्प रहने चाहिए, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप चीज़ों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते हैं ना, तो हो सकता है कि आज आपको 3 पेजेस रिवाइज करने की जरूरत पड़े, लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को जो आपने नोट्स बनाया है, अगर आप उसको 4-5 दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो आई विल थिंक एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार इस चैप्टर में ओनली दिस पैराग्राफ इज इम्पॉर्टेंट एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज देयर इन माई माइंड। अगर एग्जाम में आएगा, आई कैन रिकॉल दोज पर्टिकुलर थिंग्स फ्रॉम माई माइंड एंड आई कैन आंसर देम। तो क्रिस्प नोट्स अल्टीमेटली एक रिफाइनिंग स्टेज में आता है। ठीक है, आप नोट्स बनाते जाते हैं और जितनी बार रिवाइज करेंगे नोट्स उतने शॉर्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो क्रिस्प नोट्स आपके बनते हैं ये फाइनल स्टेज में ही, मतलब एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 महीने पहले आपको रियलाइज होता है कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट हैं, मुझे दोबारा देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें हैं आई नो दोज थिंग्स। तो आप उन क्रिस्प नोट्स को फिर बनाते हैं और उनको रिवाइज करते हैं एग्जामिनेशन से पहले। तो नोट्स बनाने की ये जनरल स्ट्रैटेजी होती है। यस सर। हाँ जी ऋषि, ये वंडरफुल एक्सप्लेनेशन की भाई। एक्चुअली नोट्स आपके बिल्कुल समझ लीजिए रामबाण होने चाहिए यस कि सर। एग्जाम से पहले आप नोट्स पढ़ें और पूरा मतलब आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए। अगर यस आप बहुत ज्यादा भारी नोट्स बना देंगे तो आप उसको कभी पढ़ नहीं पाएंगे। यस सर। ऋषि, एक और चीज पे मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट का जो इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि यूपीएससी में आता है चीजों की। यस सर। कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है, करंट अफेयर्स आते हैं तो आते रहते हैं, बुक चल रही है चलती रहती है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, स्पेशली अगर 2021 में आपको एग्जाम देना है ना। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, कितने टाइम में, मतलब डेली कितना घंटा डिवोट करें, वीकली क्या करें, और मंथ बाय मंथ मतलब किस महीने तक वो अपना जीएस खत्म कर लें और किस महीने ऑप्शनल की तैयारी स्टार्ट करें। थोड़ा सा मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए। यस सर। सर टाइम मैनेजमेंट, सबसे पहले चीज़ तो कैंडिडेट्स इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखें कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो कैट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्जामिनेशन की अपनी एक थ्रेशोल्ड होती है। मतलब इफ़ यू रीच दैट थ्रेशोल्ड यू आर एबल टू क्रैक द एग्ज़ाम। तो हमें उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचना होता है। तो अब उस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए हमें उसके अनुसार मेहनत उतनी करनी पड़ती है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें। शॉर्टकट, जैसा हम कहते हैं कि शॉर्टकट्स डोंट वर्क, खासकर यूपीएससी में तो शॉर्टकट्स जनरली इनिशियल स्टेज में तो वर्क नहीं करते हैं। ओनली द थिंग्स, आप चीज़ों को स्मार्ट बनाते जाते हैं ग्रेजुअली एज यू वर्क ऑन देम। तो प्लानिंग जरूर करें। जैसे सर कह रहे थे कि अगर आप 2021 में अपीयर हो रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, आपको किन किन सब्जेक्ट्स में आप कंफर्टेबल हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी पेंडिंग हैं अभी, थोड़ा सा उसको एनालाइज कीजिए। और उसके बाद ये देखिए कि आपके पास कितना समय अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द टाइम जो आपके पास अवेलेबल है, आप हो सकता है कि देखिए ऐसा माना जाता है कि 12 से 16 घंटा पढ़ना चाहिए, बट इट इज़ अ मिथ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक साउंड स्टडी करें 6 से 8 घंटे की, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए आपको अपनी स्टडी में। तो मैं ये कहूँगा एक वीकली प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म प्लान बनाइए, शॉर्ट टर्म टारगेट रखिए। आप कुछ भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, आप देखिए कि आपने उस चैप्टर्स, अपने वीकली टारगेट को कंप्लीट किया या नहीं किया। आफ्टर ए वीक एनालाइज कीजिए कि अगर आपने किया तो देन इट इज़ वेरी गुड, तब तो आप अपने रास्ते पे सही चल रहे हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव दैट टारगेट, देन हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें क्षमता होनी चाहिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं और उन गलतियों से सीखनी चाहिए हमें। तो अपने मिस्टेक से देखें कि हमारे प्लानिंग में क्या कमी रह गई थी
और हमें कहाँ पे चीज़ों को ठीक करना है। तो उस हिसाब से अपने प्लान को आप मॉडिफाई कीजिए। शॉर्ट टर्म प्लान, जैसे जैसे आप वीकली प्लान्स को अचीव करते जाएंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा और अल्टीमेटली आप चीज़ों को, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उसको ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे एंड फाइनली यू विल बी एट द एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन इसी तरह से क्रैक आप कर जाएंगे। सो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग कैसे करें, इट विल, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दिया, बट बिकॉज कि ये डिफर करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट विल डिफर। तो अपने हिसाब से चीज़ों का प्लान करें और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देखें, वीक पॉइंट्स को देखें। और मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, अपने जो गलतियाँ मैंने की उसके बेसिस पे, कि पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ टेस्ट के लिए आप जो भी प्लान बनाएं उसमें एक दिन टेस्ट के लिए जरूर रखें, टेस्ट एंड द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट पेपर। बिकॉज सिर्फ टेस्ट देना जरूरी नहीं होता है, उसको एनालाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। तो अपने प्लानिंग में इन दोनों चीज़ों का भी ख्याल जरूर रखें। तो यस सर। थैंक यू ऋषि। ऋषि ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वांटिटी तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही उतने घंटे, बट क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अर्जुन था उसका एक बाण भी 1000 बाण के बराबर था, ठीक। तो इसलिए आप क्वालिटी पे फोकस करिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप दिन में 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए कि क्वालिटी पढ़ना है और वो जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए। यस सर। ठीक। ऋषि, एक दो सवाल और है बच्चों के यहाँ पे, कि ये यूपीएससी में गाइडेंस की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और मतलब बच्चे के पास एक लिमिटेड समय होता है। प्लस अगर कोई नया बच्चा स्टार्ट करता है पढ़ना तो वो ऐसी चीज़ें पढ़ने लग जाता है जिसका यूपीएससी के लिए कोई रेलिवेंस नहीं होता। जैसे आपने बताया कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स और सिलेबस ये सबसे अच्छे गाइड तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा अगर बच्चा को कोई सपोर्ट चाहिए तो किस टाइप से वो सपोर्ट कर सकता है? क्या उसके फ्रेंड सर्कल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोई और सिस्टम? यस सर। सर, जैसा मैंने पहले कहा था कि दिस एग्जामिनेशन इज वेरी मच डूएबल प्रोवाइडेड दैट यू वर्क विद ए प्रॉपर स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में आई विल से कि गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड सी, द सोर्स ऑफ गाइडेंस में वेरी हो सकता है कि आपके कुछ कजन्स है, मतलब आपके पर्सनल कुछ लोग हैं जो कि सिविल सर्विसेज में हैं, दे कैन गाइड यू। इफ नॉट, then you can take the help of coaching institutions, because ultimately you need some form of guidance. जैसा मैंने कहा कि अब चीज़ों को पढ़ना है, किस डायरेक्शन में पढ़ना है, किस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा ही पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन जब हम फॉर एग्जांपल ग्रुप स्टडी करते हैं, या फिर जब कोचिंग में पढ़ते हैं, या फिर जब हम अपने पीयर्स के साथ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स जो है वो हमें जानकारी उसके बारे में होती है और हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। तो आई विल से यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए गाइडेंस तो बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी कहा ही था कि आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन 2015, दो आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2011। तो मैंने कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की बिकॉज मेरे पास कोई गाइडेंस ही नहीं था। तो मैंने कभी सिविल सर्विसेज देने के बारे में सोचा ही नहीं था। सो नाउ आई थिंक कि गाइडेंस का कितना महत्व होता है, कितना बड़ा रोल होता है। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आपको गाइडेंस, कहीं सोर्स कुछ भी हो, आप गाइडेंस जरूर लें और सीखने की चेष्टा हमेशा अपने अंदर रखें, क्योंकि आपको सीखना है चीज़ों को। ठीक है, सिखाने वाला हो सकता है कि आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, आपका मित्र हो, कोई भी हो, आपको चीज़ें सीखनी है। आपको एक गाइडेंस जरूरी होता है इस इतने बड़े एग्जामिनेशन के लिए। तो वर्क विथ प्रॉपर डायरेक्शन, it is one of the most important criteria for qualifying this examination. So yes sir. ऋषि, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल गाइडेंस। एक क्वेश्चन और है इसमें कि स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर आजकल ऑनलाइन मटेरियल की भरमार है। अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं या फिर ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ पे इतना सारा मटेरियल मिलता है कि आपको समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ पढ़े कौन सी नहीं, और उसमें बहुत टाइम भी जाता है। तो ऑनलाइन मटेरियल अगर पढ़ना है स्टूडेंट्स को तो कैसे पढ़े, कैसे सेलेक्ट करें कि क्या चीज़ पढ़नी चाहिए क्या नहीं? सर, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप बेसिक बुक्स सबसे पहले पढ़िए। ठीक है, बेसिक बुक्स के बाद जैसा मैंने बताया कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हमेशा देखते रहिए।
उसके बाद मैंने बताया कि आप टेस्ट दीजिए, बिकॉज टेस्ट विल गिव यू द लेवल ऑफ योर असेसमेंट। अगर आपको लगता है कि फिर भी कुछ कमी रह गई है, तो आप जैसा बता रहे हैं कि ऑनलाइन, तब जो आपको लगे कि ऑनलाइन आप मटेरियल को सर्च कीजिए, तब आप उन चीज़ों को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अब जो टॉपिक हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स का अपनी बेसिक बुक से, हम क्यों उस टॉपिक को जो, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक फिजिकल डेफिसिट पे आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन के लिए, अगर हमने उस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम क्यों उस टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ेंगे। और ऑलरेडी जब हम टेस्ट दे रहे हैं, जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वी आर कैपेबल, वी आर एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि हाँ, हमारी पकड़ उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हो गई है। तो हम फिर अननेसेसरली बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेज को इनलार्ज ना करें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं अपनी सोर्सेज को लिमिटेड रखें, और उन लिमिटेड सोर्सेज को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, ठीक है। सोर्सेज को ज़्यादा बड़ा ना करें, क्योंकि रिविजन विल बिकम ए प्रॉब्लम एंड रिकॉलिंग द थिंग्स विल बिकम ए प्रॉब्लम। सो कीप योर सोर्सेज लिमिटेड एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स। दिस इज वन ऑफ द की। रवि, एक जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि वो सीए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीए के स्टूडेंट है, तो अगर उनको ऑप्शनल चूज करना है या फिर उनको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उनके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी रहेगी कि सीए वाले लोग क्या ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहाँ पे? सर सीए वाले, सर इट इज यूपीएससी ने एक लिस्ट दिया हुआ है सब्जेक्ट्स का। तो चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, यू जस्ट नीड टू हैव ए ग्रेजुएशन डिग्री। आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था, लेकिन मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो आपका बैकग्राउंड सीए है, इट्स ओके। अगर आप सीए को कंफर्टेबल देखते हैं, आप एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को यूपीएससी के। अगर इफ़ यू थिंक कि हाँ यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दोज पेपर्स, तो आप अपना सब्जेक्ट प्रेफर कीजिए। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शनल अवेलेबल है, लाइक हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आप उनको रेफर कीजिए। और मैंने क्राइटेरिया पहले बताया ही कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड थिंग इज दैट on that particular optional paper, resources should be available in the market, proper guidance should be available in the market. तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें ऑप्शनल को सेलेक्ट करने में। और कभी ये ना सोचे कि इस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्किंग आ रही है आज, तो इसे हम आज ले लें, क्योंकि हो सकता है कि जब तक आप अपियर हो एग्जामिनेशन में, उस ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स फेच ना हो। तो ऑप्शन हमेशा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लें, और इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। डेफिनेटली, बेसिकली ऑप्शनल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको लंबे टाइम तक पढ़ सकें, क्योंकि वो यूपीएससी जो है एक मैराथन है, वो 1 साल का गेम हो सकता है, बट हो सकता है कि आपको 2 साल पढ़ना पड़े। तो एक चीज़ और, अब इसमें कई स्टूडेंट्स जो हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या फिर जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि भाई इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक फोबिया है, जैसे कि इंटरव्यू में बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर आपके सामने बैठते हैं, तो आपको डर लगता है कि भाई अब जैसे जो नॉर्मल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं उनको डर लगेगा कि कैसे हम लोग जाएंगे, कैसे क्या पूछा जाएगा। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्पेशल तैयारी करी थी, क्योंकि ऋषि ये आपका पहला इंटरव्यू था और आप फाइनल लिस्ट में आ गए, तो आपने एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स आए होंगे, तभी आपने ये किया है। तो क्या करना चाहिए इंटरव्यू के लिए, और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्या माइंडसेट के साथ इंटरव्यू में जाना चाहिए? सर माइंडसेट की अगर बात करें, सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा था कि इस एग्जामिनेशन के दौरान आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं अबाउट, मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, उस पर एनालाइज करने के लिए बोला जाएगा। तो आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। सी मोस्ट ऑफ द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन वो प्री और मेंस में चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी की परख होती है। तो योर पर्सनैलिटी विल बी चेक्ड अगेंस्ट द पर्सनैलिटी दैट इज रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू में, जब आप जाते हैं तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है उससे पहले, ठीक है। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में हम अपने स्कूलिंग के बारे में भरते हैं, हम जहाँ जहाँ हमने डिफरेंट प्लेसेस में हम रहे हैं
उनके बारे में हम भरते हैं, अपनी हॉबीज़ के बारे में भरते हैं। अगर हमने कोई लीडरशिप पोजीशंस या फिर अदर एमिनेंट पोजीशंस हेल्ड किया है अपने कॉलेज टाइम में या स्कूल में, या फिर स्पोर्ट्स में अगर हमारी कुछ अचीवमेंट्स है उसके बारे में लिखते हैं, जॉब के बारे में लिखते हैं, तो ये सारे डिटेल्स हम उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में भर के रखते हैं और इंटरव्यूअर के पास वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ही होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वॉट एवर यू हैव फिल्ड इन दैट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं झारखंड को बिलोंग करता हूँ, तो मुझसे झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड झारखंड इज अ ट्राइबल बेल्ट, तो मुझसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उनके प्रैक्टिकल आंसर्स दें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आप करंट अफेयर्स, मतलब जो करंट न्यूज़ आपके देश से रिलेटेड है, या फिर इंडिया इन इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इंडिया का क्या रोल है या फिर क्या चल रहा है बहुत सारे देशों के साथ, तो इस चीज़ के विषय में आपको क्या होता है कि आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी जनरली जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होता है उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस मिलता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने नेक्स्ट IAS का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। इसमें आपको मॉक इंटरव्यूज़ तो होते ही हैं, मॉक इंटरव्यूज़ के अलावा आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक IR, इंटरनल सिक्योरिटी, और मेरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे मतलब क्लासेस हुई थी, तो इन सब टॉपिक्स पे भी अलग से क्लासेस होती हैं, तो जिसके बारे में आपको आइडिया मिलता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को टेकअप करना है और उसको फिर अल्टीमेटली इंटरव्यू में बताना है। तो इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। सब कुछ जो आपसे रिलेटेड है उन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चंस रहेगा, इसलिए आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर मेंटेन रखना है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, ए सिविल सर्वेंट, तो आप जो भी बोल रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। कॉन्फिडेंस डजंट मीन एरोगेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस मीन्स यू शुड सपोर्ट वॉट एवर यू आर आंसरिंग, यू शुड सपोर्ट इट विथ फैक्ट्स, तभी चीज़ें अच्छी तरह से दिखती हैं। बिकॉज इफ यू से सर इट इज़ अ वेरी गुड स्कीम, then it is a very generalized statement. But if we say sir this scheme has benefited this much of or this much million of people that this, तो ये दिखाता है कि हाँ इस स्कीम में हम डेटा के साथ अगर कुछ बोल रहे हैं तो एक सब्सटैंशियल रीजन हमारे पास रहता है उसको सपोर्ट करने। तो ये एक बेसिक पर्सपेक्टिव है इंटरव्यू का। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको ग्रेजुअली आइडिया लग जाएगा। ये सारा प्रोसेस ही इतना होता है कि आप जब प्री और मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जाते हैं इंटरव्यू में। इसलिए डोंट वरी अबाउट इंटरव्यू, फोकस ऑन प्री, बिकॉज प्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव। अराउंड 5 से 6 लाख बच्चे बैठते हैं और अराउंड 15,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो दैट्स वाई प्री इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव। सो फोकस ऑन प्री एंड मेंस, बिकॉज इफ यू डू वेल इन मेंस you will be getting selection, okay, and if you do good in interview you will be getting good ranks. So this is the basic thing about this examination. थैंक यू रुचि। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे प्रीलिम्स के लिए आप मॉक टेस्ट देते हैं, प्रीलिम्स के लिए आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। ऐसे ही मेंस के लिए आप टेस्ट देते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, और बहुत सारे टेस्ट देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ती है। सिमिलरली इंटरव्यू या फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको यूपीएससी बोलती है, वो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उस प्रैक्टिस के लिए यू कैन फॉर्म अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल्स, जो कि आपके दोस्त हैं या फिर आपके टीचर हैं, जो कि मतलब आप जिनसे कंफर्टेबल हो, वो आप उनका ग्रुप बनाइए और आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए आपस में। उससे जो आपका इंप्रूवमेंट होगा और जो फीडबैक आपको मिलेगा सामने वाले से, वो आपका जेन्युइन फीडबैक होगा। और अल्टीमेटली अगर आप उन फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे अपनी परफॉर्मेंस में, तो आपकी धीरे धीरे जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। और कई बार आपको ये भी पता चलेगा कि आपको आंसर तो पता है बट आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो जो फियर है बोलने का वो निकल जाएगा अगर आप एक ग्रुप बना के उसमें मॉक अपने खुद से ही मॉक टेस्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वेल लर्नेड पैनल बैठता है सामने, एक्सपीरियंस पैनल बैठता है, वो आपसे हर तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं इंटरव्यू में अपने खुद के फ्रेंड्स के साथ। Yes, sir. ऋषि, एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, बट एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत वेरीड है, मतलब बहुत बड़ा है। तो एक्चुअली में कई बार जब
कोई फ्रेश स्टूडेंट अगर सिलेबस को पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये है, बहुत सारी चीज़ें हैं क्या। जैसे कि उसमें वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लिखा हुआ है, या फिर एथिक्स का सिलेबस अगर आप देख लीजिए तो उसमें कंपैशन, इंटीग्रिटी वगैरह ये सब लिखी हुई है। तो ये सिलेबस को समझने के लिए कोई टेक्निक है क्या? सर एज सच देखिए, मतलब जो भी स्टार्ट भी कर रहे हैं तो आप सिलेबस को जब भी पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सोचने की जरूरत तो होती है। लाइक वल्नरेबल सेक्शंस जैसी बात है तो गूगल कीजिए कि वल्नरेबल इंडिया, खासकर ये सब जो टॉपिक्स हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में चाहे यूपीएससी में, वो इंडिया से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। तो अगर आप गूगल में सर्च भी करते हैं कि वल्नरेबल सेक्शंस इन इंडिया, तो आपको गूगल बहुत सारी चीज़ें बता देगा कि इंडिया में वल्नरेबल सेक्शंस क्या क्या हैं। इनफैक्ट आपको ये भी बता देगा कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा गूगल कीजिए। अगर जैसा सर ने बताया कि आप एक ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ग्रुप स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप है तो आप डिस्कस कीजिए चीज़ों को, चीज़ें उससे क्लियर होंगी। ठीक है, आप अपनी टीचर से पूछिए। और देखिए, मैंने जैसा कहा कि सीखने में झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कोई जूनियर हो, सीनियर हो, बैचमेट हो, कोई भी हो, आपको लर्न करना है। हर एक स्टेज पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आए, आप पूछिए, आपके पास वो ईगरनेस रहना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। और जैसा सर एथिक्स के बारे में कह रहे थे, एथिक्स में मैं एक चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि एथिक्स में बहुत सारे टर्म्स हैं। तो अगर आप बुकिश लैंग्वेज को पढ़ना चाहेंगे देन इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट टू यू कि आप उन सब चीज़ों को याद रख सकें। तो आप उनको थोड़ा सा ना गूगल किया कीजिए और जो सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में उनको लिख लें, तो आप उससे उन चीज़ों को काफ़ी समय तक याद कर पाएंगे। और मेमोरी, मतलब और हर एक चीज़ के पीछे एक एग्जाम्पल भी हमेशा अपने आप में तैयार रखें। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक जब भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे कैप्टन कूल एम.एस. धोनी की बात होती है, क्योंकि एवरीवन नोज कि हाउ ही मैनेजेस हिज इमोशंस। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स लाइक आप तैयार रखें पहले से, तो इट विल रियली हेल्प यू लॉट। और चीज़ें आप समझ जाएंगे। आप 1-1.5 महीने तैयारी करते रहिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको अपने आप। बिल्कुल ऋषि, बेसिकली आजकल हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो इतनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं थी। अगर 10 साल पहले कोई तैयारी करने की सोचता तो उसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको चाहिए एक सही दिमाग और सही जजमेंट लेने की काबिलियत। यस सर। ऋषि, एक चीज़ और बताइए, कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम हिंदी मीडियम से देंगे तो हमको परेशानी होगी, या फिर हम इंग्लिश मीडियम से देंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मीडियम कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट एट फाइनल स्टेज? सर मीडियम का कोई रोल नहीं है, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि मैं हिंदी मीडियम से लिखूं या इंग्लिश मीडियम से लिखूं, मुझे एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना है। एग्जामिनेशन की एक ही डिमांड है, वहाँ जो बैठे हुए हैं वो आपके आंसर्स देख रहे हैं बस। मतलब आप प्री लिख रहे हैं तो प्री ऑब्जेक्टिव है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो, डजेंट मैटर। आप प्री ऑब्जेक्टिव बेसिस से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आप जब मेंस भी लिख रहे हैं तो ठीक है, आप एक हिंदी मीडियम से हैं, पर अगर जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस की डिमांड है, अगर आप उन क्वेश्चंस के डिमांड को हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर को तो वही चीज दिख रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ योर आंसर्स ही विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मीडियम क्या है। देन अगेन इन इंटरव्यू में तो यहाँ तक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि अगर आपने मेंस भी इंग्लिश में लिखा है तो भी आप इंटरव्यू अपना आइदर हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको माध्यम जो है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। बस आपको अपने आप को, अपने अंदर इस विश्वास को रखना है कि आपको जो एग्जामिनेशन की डिमांड है उसको फुलफिल करना है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें, बाकी इधर उधर कुछ ना सोचिए। तो ये चीज़, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है जो अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। हिंदी मीडियम की मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे बड़ी डिफिकल्टी आती है अच्छा कंटेंट मिलने में। क्योंकि जितना भी अच्छे न्यूज़पेपर्स हैं या फिर अच्छा जो कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट इंग्लिश में आता है, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को।
बट अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, कुछ किताबें बहुत अच्छी हैं जो इंग्लिश में, तो आप वो किताबें पढ़िए इंग्लिश में। और अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मतलब अच्छी ट्रांसलेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप वही चीज़ एग्जैक्टली आप हिंदी में लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि भाषा सिर्फ एक मीडियम है, इट्स अ टूल टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। तो अगर आपके थॉट्स अच्छे होंगे तो टूल आपका अगर ठीक ठाक भी होगा तो भी आप अच्छे थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि आपकी जो हिंदी है वो मतलब शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में लिखते लिखते बीच में इंग्लिश के टर्म्स यूज कर रहे हैं या फिर इंग्लिश में बोलते बोलते हिंदी वाले टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो जो भी भाषा यूज करें वो शुद्ध यूज करें। अच्छा ऋषि, इसमें एक चीज और कि जैसे कई सारे स्टूडेंट्स को ये डर रहता है कि अगर चलो यूपीएससी हो गया तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब अगर हमने 3-4 साल अपने दे दिए और यूपीएससी नहीं होता है तो फिर हमारा कोई बैकअप ऑप्शन होना चाहिए या फिर हमको साइड बाय साइड कुछ करना चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था पहले भी कि जब भी हम एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि यूपीएससी हमसे नहीं होगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करें। बट इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो ठीक है, आपके पास एक बैकअप की जैसे मेरी बात हो आप बता रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी ढंग से कर रहे हैं तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देता है इन डाइवर्स फील्ड, जो आपको बहुत योग्य बना देता है कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो बर्बाद नहीं होने वाली है। आप यूपीएससी के थ्रू जो भी पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को इनरिच कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैकअप प्लान के रूप में आप मैं यही कहूँगा कि कभी भी हताश ना हो। आपने जो पढ़ाई की है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो आपने जो भी पढ़ाई की है वो आपको किसी न किसी दूसरे एग्जामिनेशन में उसमें आपको फल जरूर मिलेगा। बस यही कहूँगा कि ऑनेस्ट रहिए। आप इन सब चीज़ों को सोचने से पहले ऑनेस्टली तैयारी कीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, ये सब चीज़ें तो प्राइमरी चीज़ें जो हैं वो है ऑनेस्टली एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जामिनेशन की तैयारी। तो बस इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखें। बिल्कुल ऋषि, बेसिकली अगर आप सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं, आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं है, तो कभी भी रिजल्ट कुछ भी आया आपको कम से कम ये डाउट नहीं होगा कि मैंने एफर्ट नहीं किया। एफर्ट्स आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक कि हम लोग यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं इसको। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है तो वो नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट पे आके कांटेक्ट कर सकता है हमको, हम सारे क्वेश्चंस एड्रेस कर देंगे। तो we would like to conclude at this point, and I would like to thank this college for providing us this platform to interact with so much wonderful student. आप स्टूडेंट्स ने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हमसे कि हमें खुद ही सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ, स्टूडेंट्स को सही में बहुत दिक्कत आती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। यस सर, थैंक यू ऋषि। सर एंड ऋषि सर, आपने अपनी नॉलेज से बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर करे। आपने अपना बिजी शेड्यूल से इतना हमारे लिए टाइम निकाला। मैं पूरे स्टैंडर्ड कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो अपने सत्यप्रिया पांडे सर को बुलाना चाहूंगी, कुछ वो आपको एड्रेस करेंगे। और हमने चैट बॉक्स में चैट बॉक्स में नहीं है, मैं खुद ही सर का हेलो रुचिका। यस सर। सर नहीं है, मैं ही सर लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। ठीक है, ठीक सर। एक सेकेंड, हमने चैट में फीड फॉर्म का लिंक डाल दिया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज फिल द फॉर्म एंड ओवर टू यू राकेश सर। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। जैसा कि हम जानते हैं ऋषि सर और मोहित शर्मा जी के द्वारा यूपीएससी से रिगार्डिंग बच्चों की ढेर सारी जो प्रश्नकुलताएं थी, उनके जो प्रश्न थे उनके दिमाग में जो तैर रहे थे, मुझे लगता है काफी हद तक उन लोगों के द्वारा आज के करंट एरा के अकॉर्डिंग बड़ी बेहद अच्छी, सरल और स्पष्ट शब्दों में बड़ी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी दी है। और निश्चित तौर पे आज का हमारा जो श्यामलाल कॉलेज के या जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह कार्यक्रम लाभान्वित हुआ होगा।
इसी रिगार्डिंग में 2-3 बातें अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि चाहे जीवन हो चाहे परीक्षा हो, किसी भी विषय को आप जीवन मरण के प्रश्न के रूप में नहीं देख सकते, उसके ऊपर संभावनाएं देख सकते हैं, संभावनाएं टटोल सकते हैं, बशर्ते आपका जो फोकस है आप किस तरीके से उस चीज को देखते हैं, क्योंकि परसेप्शन आपको बड़ा या छोटा बनाता है, इसके प्रति आपकी सोच को बड़ा बनाता है। जैसा सर लोग भी कह रहे थे, मैं भी हमेशा आप लोगों से इस बात को एड्रेस करता हूँ कि व्यक्ति का उत्साह, उसका मनोबल, चूंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए उदाहरण के लिए विकलांग व्यक्ति को बैसाखी सिर्फ सहारा देती है, विकलांग व्यक्ति को बैसाखी सिर्फ सहारा देती है, खड़ा होने का, चलने का जो मनोबल होता है व्यक्ति का, वह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो दरअसल ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है, यूपीएससी आपसे समर्पण मांगता है, आपसे पूरी तरीके से ईमानदारी मांगता है, और दूसरी बात मनोबल की, क्योंकि जब तक मनोबल के स्तर पर, और मनोबल कब बनेगा, वो नॉलेज अर्जन करने से, ज्ञान अर्जन करने से, क्योंकि इसमें हवाई के लिए नहीं बना सकते। एग्जाम पूरे कंटेंट के साथ में आप व्यापक ब्रॉडनेस को परखता है, पूरे व्यक्तित्व को परखता है, शॉर्टकट रास्ता इसमें नहीं है। जैसा कि सर लोगों ने स्पष्ट रूप में चीजों के बारे में बताया है, सबसे बड़ी चीज है कि आप उस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। So I guess सर की तरफ से कुछ थोड़ा नेटवर्क इशू है, या तो अगर इतनी देर में अगर किसी को कोई भी एक आधा कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं ये आपसे पूछ लेती हूँ, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स, और मैं मैथ्स में ना थोड़ी या बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो मुझे फॉर्मूले नहीं याद रहते, तो आप मुझे कोई ट्रिक सजेस्ट कर दो। नहीं देखिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखें। अगर आप किसी चीज को, मतलब इफ यू आर वीक इन समथिंग, ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप उसको रीइंफोर्स करना है, मजबूत करना है उस पर्टिकुलर चीज को, तो उस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से जो आपका फियर है ना, वो दूर होगा। तो अगर आपको मैथ्स के फॉर्मूले नहीं याद रहते हैं, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं चीज़ों को लिख लिख के पढ़ता था, तो आप भी मैथ्स के फॉर्मूले, मैथ्स तो इतना अच्छा दिखता है, मतलब डिजिट्स में होते हैं, इंटीग्रेशन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक बेसिक A4 शीट में फॉर्मूला को छोटा छोटा लिख लीजिए, और डेली कम से कम 5 फॉर्मूला याद करके उसको रिवाइज किया कीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये फियर ओवरकम हो जाएगा एंड यू विल बी डूइंग एक्सेलेंट इन एग्जाम। तो हमेशा याद, आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच सर। ठीक है बेटा, कंपाइल कर दीजिए, ठीक है। सो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सर आपको, ऋषि सर आपको, मोहित सर आपको, कि आपने टाइम निकाला बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व किए। थैंक यू सो मच सर, पूरे हिंदी विभाग की तरफ से श्यामलाल कॉलेज के थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू ऋषि जी, ओके बाय। राकेश सर मीटिंग एंड कर दें। राकेश सर